वीडियो बन रही है। दोस्तों, जिस किसी ने इस दुनिया में अपने काम को अपनी साधना बना लिया है, उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, और जो टाइम पर आ गया है वो पीठ थपथपा लो, क्योंकि ये भी बहुतों की बस की बात नहीं होती है। यानी कि अगर आप लोग डिसिप्लिन में हैं और आप लोग अपने आप को सही टाइम पर सही जगह लेकर पहुंच पाते हैं, तो आप लोग बहुत ही घातक इंसान बन जाते हैं। घातक यानी कि खतरनाक, ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। आज की कोटेशन भी यही है। बोला गया कि जो एक इंसान जो मोटिवेशन के साथ में रहता है वो ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन जो है वो हमेशा अपने काम को आगे लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। पर लेकिन जो इंसान अनुशासित होता है, जो इंसान डिसिप्लिन में होता है, भाई साहब वो इतना खतरनाक होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इंसान एक बार डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है और इसी टाइम करना है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि 95 क्या मैं बोलूंगा कि 98% जनता से तो आप लोग वैसे आगे निकल गए। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक साथ में लेकर आ गए, तो भाई साहब आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। अग्नि 5 हाईएस्ट मिसाइल है ना, तो आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें आप लोगों के पास में मोटिवेशन भी हो और अनुशासन डिसिप्लिन भी हो, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी कि सही टाइम पर अपना काम भी कर रहे हैं और खूब मोटिवेशन के साथ में कर रहे हैं। तो आप लोग सोचो, पूरे दिन को निचोड़ लोगे भाई साहब आप लोग, जब पूरे मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में एक साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। पर लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जैसे आज कोई काम करना है पर लेकिन वो काम नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे बस की ये चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग का मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लगता है। यहीं पर ही बस आप लोगों को अपने आप को थामना है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को 6 घंटे पढ़ना है, तो कोशिश करो कि 6 घंटे का एवरेज रखो आप लोग कि हाँ इतना पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर आज 5 घंटे पढ़ लिए तो टेंशन काहे को है यार, अगले दिन 7 घंटे पढ़ लो ना। अगर आज जो है 4 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन 8 घंटे पढ़ लो। पर लेकिन आप लोगों को अपना जो डिसाइड कर लिया है वो काम आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। अपने ऊपर टेंशन या फ्रस्ट्रेशन को हावी मत होने दो, क्योंकि अगर वो हावी हो गई तो फिर अपने काम को आप लोग शिद्दत से नहीं कर पाओगे। और जिस किसी इंसान ने अपना काम शिद्दत से नहीं किया है, उसने कभी भी कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने वीडियो देखी, इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो जानता है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान को देखो, अगर किसी को लगे कि उसके बच्चे को सांस नहीं आ रही है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसकी सांस अटक जाएगी। पर लेकिन डॉक्टर को पता है किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अपने काम में माहिर होता है ना, वो रियलिटी में जानता है कि वो कभी भी आप लोगों को एक तरीके से फ्रस्ट्रेट, इरिटेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसको पता है कि मैं इसको कितनी भी कश्ती क्यों न डूब जाए, इसको निकाल कर ले जाऊंगा या फिर ले जाऊंगी। तो 26 अप्रैल है, देखते ही देखते ये महीना जो है आप लोगों के हाथों से फिसलता जा रहा है। कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने इस महीने को यूटिलाइज किया। पहले तो ये बताइए, कौन सी ऐसी कमियां, खामियां हैं जो नेक्स्ट मंथ में आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं और उसको सही तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। तो ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है, या तो चाहे उसको एक तरीके से शानदार तरीके से उबार लो या फिर बिगाड़ लो। तो आप लोग खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ है। डिस्कशन बड़ा शानदार रहेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल है जो सुनकर आप लोगों के चक्षु खुलेंगे, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में प्रैक्टिस भी होगी। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों के जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें आप लोग कंफर्टेबल फील कर सकें। खासकर जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं, यानी कि प्रीलिम्स हो गया या फिर जो स्टेट पीसीएस या फिर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस, सब में आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग के साथ में। तो अच्छे से इसको आप लोग को एंजॉय करना है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों को इनको पहचानना है, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर पहचान पाता है, तो अच्छे से इनके बारे में आप लोगों को बताना है। अच्छा, एक बात और यार, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि जिस तरीके से एग्जाम पास में आ रहा है, तो कई सारे बच्चे जो हैं आज की डेट में बहुत सारे मेल कर रहे हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। आप लोग एक चीज़ बैठकर सोचो तो सही, एक तरीके से आप लोगों को आज की डेट में, एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने सब टीचर को मैसेज किया, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपका रिप्लाई आया।
पर लेकिन आप लोग एक बात सोचो तो सही, आप लोग कहाँ पर क्या चीज़ें ढूंढना चाह रहे हो। आप लोग चाह रहे हो कि कोई टीचर जो है वो आप लोग की मतलब एक तरीके से ना वो थोड़ा सा क्या बोलेगा टीचर, जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, पर लेकिन आप लोगों को काम खुद से करना है। मैं आप लोगों को सबसे शानदार सॉल्यूशन बता दूँ जिससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, और पता भी है वो सबको पर करते नहीं है। आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर उठकर अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करो, और जो डिसाइड किया है उसको कंप्लीट कर दो 12-1 बजे तक, अपना मतलब लगे रहो एक तरीके से। शाम तक आते आते आप लोग अपने आप को मोटिवेट देखने लगोगे। आप लोग क्या करते हो, मॉर्निंग में उठ गए, मॉर्निंग का टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, शाम तक आते आते डीमोटिवेट हो गए। अपने डिसिप्लिन में रहना सीखोगे तो मोटिवेशन की आवश्यकता आप लोगों की कम होती चली जाएगी। ये मैं आप लोगों को भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये करके देखो, ये प्रैक्टिकल चीज़ है बिल्कुल। अगर काम टाइम पे करोगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, आप लोग शाम तक अपने आप को खुश पाओगे। पर लेकिन अगर मॉर्निंग खराब कर दोगे और ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है यहाँ पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपकी बार की थीम लगी मुझे यहाँ पर। यहाँ पर बात की जा रही है वुमेन एंड आईपी, इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सेलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या होता है एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक तरीके से सामने वाले इंसान के द्वारा इंटेलेक्ट को यूज करना, यानी कि बुद्धि को यूज करके कुछ अपना कुछ ऐसा क्रिएट कर देना, ठीक है, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ताकि उसको बचाया जा सके और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसलिए यहाँ पर ये डे आप लोगों को देखने को मिलते हैं और एनकरेज किया जा रहा है लोगों को इनोवेट करने के लिए। आप लोगों ने अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे इनोवेशन देखे होंगे जो देखकर आप लोग कह रहे होंगे यार कैसे बना दिया। कई सारे बच्चे भी स्कूल में प्रोजेक्ट में कैसी ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। सोचो उसको कॉपी मार के कोई और उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे तो ये क्या होगा, तो सामने वाले का मनोबल डाउन होगा। तो इसलिए जिसने उसको इनोवेट किया है वो प्रोजेक्ट उसी का है, वो माल पानी उसी का है, उसी को उसका दायित्व, उसी को एक तरीके से उसका ओनरशिप मिलनी चाहिए। पता चला कोई और चोरी करके ले गया, तो इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे लेकर जाया जा सके, लोग अच्छे अच्छे नए नए प्रोजेक्ट निकाल कर लेकर आएँ, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो 26 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा वुमेन महिला को डाल दिया, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा साइंस वाले फील्ड में खासकर अगर बात करें तो महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और बहुत सारे रीज़न है हमारे समाज के, उसके अंदर एक पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, तो जरूरी है इस तरह की चीज़ों को आगे लेकर आना। ठीक है, आप लोग ही क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बताएगा। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बात, कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आजकल वीडियो लेट क्यों आ रहा है। यार वीडियो ऐसा नहीं कि लेट आ रहा है, दिक्कत क्या हो रही है कि ये प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ अपडेट्स आ रही हैं यूट्यूब के अंदर में, तो ये चलता रहता है यूट्यूब का। ठीक है, तो आप लोग उसको टेंशन मत लिया करो, थोड़ा सा अपने आप को मतलब मैनेज कर लिया करो उस हिसाब से, क्योंकि प्रोसेसिंग में आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। इवन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारी ऐसी एक तरीके से वीडियो जिनके नोटिफिकेशन 2-3 घंटे बाद आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो, मतलब किस तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि वीडियो कब तक आएगी, कब तक तो मैं बताता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पर कि इस टाइम तक वीडियो आ जाएगी, पर लेकिन कई बार उस टाइम तक भी नहीं आ पाती है। रीज़न क्या है, वो प्रोसेसिंग में ही चलता रहता है। ठीक है, और बाकी डेट आप लोग की आ गई है। जो भी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं सीरियस तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलो। अभी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की जाएगी यहाँ पर, और भी जैसे जैसे टीचर्स जो हैं उनके सब्जेक्ट खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी आप लोग यहाँ पर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है। अभी आप लोगों का सिलेबस जो है इस महीने बहुत ही अच्छे से जो है थोड़ा सा खींचा जाएगा, ताकि अगले महीने में आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो इस महीने में आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचेगा वो मैक्सिमम टारगेट लगा रखा है कि 10 से 15 जून के अंदर अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नैया पार उसी चीज़ से लगेगी अगर आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे। बाकी कोई कुछ भी बोलता रहे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग वेबसाइट से जाकर चीज़ें जो है एंजॉय कर सकते हैं। ये आप लोग चीज़ें ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी न्यूज़ है, फिर आगे बढ़ेंगे, डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है दिल्ली को सेफ सिटी बनाने की। आप लोगों ने कई बार दिल्ली के बारे में सुना होगा, भाई साहब रेप कैपिटल है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं यार पिछले टाइम में कि जिसको देखकर लगता है कि रियलिटी में यार देश की कैपिटल में इतनी बुरी कंडीशन है तो पूरे देश में क्या होगी। वो नहीं कहते कि एक तरीके से कि किताब को कवर को देख कर ही एक तरीके से किताब की बुक को जज कर लेते हैं कि आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो नॉर्मली ये आता है कि हमारे कैपिटल को कोई देखेगा तो बोलेगा कि यार ऐसा कुछ है। जैसे नहीं संविधान को देखकर, जैसे प्रियम्बल प्रस्तावना को देखकर हम लोग बोल देते हैं कितना शानदार संविधान है, ऐसे ही अगर कोई भी पूरा एक तरीके से आवरण उसका देखेगा तो बोलेगा यार बहुत ही गलत चीज़ है यहाँ पर। तो उसी के चलते यहाँ पर दिल्ली को सेफ बनाने की बात की जा रही है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। तो इसको लेकर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जिनका नाम है विनय कुमार, वो अभी यहाँ पर इसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। और इसका जो फंड है वो लगभग 798 करोड़ प्रोजेक्ट जो है
वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आप लोग भी इसको फील करेंगे आने वाले टाइम में कि दिल्ली को एक तरीके से सेफ रखने के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि बेटर सिक्योरिटी रहे सिटीजन की, और इसमें भी पूरा फोकस दिया जा रहा है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कई सारे जो रेप के इंसिडेंट वगैरह देखने को मिले तो रेप कैपिटल बोल दिया गया था। ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिव किसका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में मिलकर काम कर रही है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और किसके तहत, निर्भया फंड के तहत। ये इसी लाइन के अंदर में आप लोगों के क्वेश्चन तैयार हो गया है। आप लोगों को बोल देगा कि ये प्रोजेक्ट जो है ओनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, इस प्रोजेक्ट के लिए है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड दिया है डायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया। तो क्या हो गया, पहले तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। किसके लिए है, बोल देगा अलग से कि यहाँ पर मुंबई कलकत्ता किसी किसी का नाम दे देगा आप लोगों पर, नहीं, दिल्ली के लिए यानी कि कैपिटल के लिए। सेफ सिक्योर और इंपावरिंग द इन्वायरमेंट फॉर वुमेन एंड गर्ल, ताकि पब्लिक स्पेस में जहाँ भी वो भी जाते हैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से 8 मेट्रो सिटी में आगे आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, ये सारे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट साहब हैं वो इसको रिव्यू कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पर, किस मिनिस्ट्री का है ये जरूर याद रखिएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और होम अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा काम किया जा रहा है। तो सेफ और सिक्योर फील करोगे। इसमें क्या काम किया जा रहा है, ये जो है ये आप लोगों को 60-40 का रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे देगी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे देगी, और मिलकर काम किया जाएगा। और सीधा सीधा जो स्कोप है अगर बात करें दिल्ली प्रोजेक्ट का, वो फंड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रीजन क्या है, रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर एक तरीके से हमारी कैपिटल है यहाँ पर, ताकि ढंग से चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके, और मिलकर काम किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा भी, और इसी के साथ में थ्रू सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द जो एडवांस कंप्यूटिंग। कई बार कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है तो वो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाता है या फिर कर पाती है, तो उसके लिए भी कई सारे प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पूरा फोकस, अगर हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें ना, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पुलिसिंग भी आप लोगों की चाहिए कि वहाँ पर, क्योंकि वही सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। एक बार जो हमारे देश की फर्स्ट IPS ऑफिसर, पता ये कौन है, उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था। उन्होंने बोला हम लोग अगर बात करते रहे स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनने वाली है। जब तक हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग भी लेकर नहीं आएंगे उसमें, तब तक हम लोग कैसे अपने देश की महिलाओं को सेफ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाएंगे। तो वो भी जरूरी है यहाँ पर। आप लोग ही क्या रहे इसमें, आप लोगों को क्या लगता है सुन के कि हाँ ऐसा कुछ है, और ये जरूरी भी है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, साउथ सुडान से अपने देश के नागरिकों को जो निकाला जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है बताइए जरा, देखता हूं किस किस को याद है। दोस्तों ये आर्टिकल कितना भयानक लेवल का इंपॉर्टेंट है, अभी 1 मिनट दो मुझे, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। PIB के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया। हमारी कंट्री के अंदर में अभी एनिमल को साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है जब हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो आर्टिकल है GS पेपर 2 में हेल्थ के टॉपिक के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ और फिर इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। कोविड-19 की जब बीमारी हुई, हम सब ने क्या देखा, यार हमारे सगे संबंधी जो है बीमार हैं, सबके किसी न किसी यार दोस्त रिश्तेदार में से किसी न किसी की जान जरूर गई है। मेरे भी खुद जो थे बुआ के लड़के थे वो एक्सपायर हो गए, और भी 2-3 ऐसे इंसान थे जो एक्सपायर हो गए। तो ये हर एक इंसान ने कोविड-19 को झेला है, पर लेकिन हम उस चीज़ से इतने ज़्यादा त्राहिमाम में आ गए कि हम लोगों ने अपने आसपास के जो खासकर जीव जंतु हैं उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो उसी के लिए प्रिपेयर होने की बात चल रही है, क्योंकि अगर अब की बार कोई महामारी आई और जानवरों और इंसानों में दोनों में एक साथ घुस गई तो भाई साहब उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए सरकारों ने, बहुत सारे देश की, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही अपने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारे देश में जो मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह के अंदर में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव किसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके तहत है यहाँ पर, ये है वन हेल्थ अप्रोच के, जिसमें हम लोग एनिमल, ह्यूमन, जो भी बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है तो उन सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। अभी पहले आप लोग ये बताइए, जब मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो स्वास्थ्य जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट में आता है या फिर स्टेट लिस्ट में आता है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हालांकि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम जो अगर अपने आप को देखते हैं,
एक ऐसे प्राणी हैं जो कि आप लोग पुराना अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो जंगलों में रहा करते थे हमारे पूर्वज। बंदरों से हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर हुआ करते थे। हम लोग जो है एक सभ्य इंसान बने और नॉर्मल तरीके से रहना स्टार्ट कर दिया। पर आज भी हम लोग जानवरों के साथ में कनेक्टेड हैं। चाइना की अगर बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इंसानों को छोड़कर जो चाइना के अंदर खाई ना जाती हो। तो सोचो चाइना के अंदर अगर कोई बीमारी फैलती है, और आज की डेट में चाइना दुनिया में अगर बात करें एक इतना बड़ा पॉपुलस कंट्री है कि उसके लोग हर एक देश में फैले हुए हैं। तो किसी भी एक देश के अंदर अगर आज की डेट में कोई बीमारी फैलती है तो हम लोग उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। ये कोविड-19 ने अभी प्रूव कर दिया। चाहे कहीं भी बैठे होते, आज के दिन में चाइना का कोविड-19 जो है वो हर एक देश में फैला, हर एक कॉन्टिनेंट में फैला। कोई भी किसी भी दूर दराज वाले एरिया में कहीं भी क्यों ना बैठा हो, वो इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से बचा नहीं। आगे से कोई ऐसी त्रासदी हमारे बीच में आए तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें। पता चला कि ये पहले तो इंसानों में थी, अब फिर ये जानवरों में फैल गई। अब जैसे ही ये जानवरों में फैली तो हम लोग जो हैं दिक्कत में पड़ जाएंगे अगर हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात बोली है कि हम लोग को इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग रहते हैं, इंसान हम लोग और जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्ती, जिसको आप लोग एक टर्म लेते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि पेड़ पौधे फूल पत्ती और इसी के साथ में जीव जंतु, सबको साथ में लेकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। तो अब की बार जब हेल्थ की बात करेंगे तो सबको साथ में लेकर चलेंगे, तभी हम लोग एक अच्छे हेल्थ के लेवल पर हम लोग काम कर पाएंगे, तभी हम लोग वन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब इसको समझने बैठते हैं अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो हमारे आसपास के जानवर हेल्दी रहेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी कोई बीमारी आती है खासकर मुर्गियों से रिलेटेड तो कितनी सारी मुर्गियों को मार दिया जाता है। H1N1 जो बर्ड फ्लू वगैरह, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तुरंत उनकी गर्दनें काट काट कर फेंक दी जाती है। रीज़न क्या है? उनमें से वो बीमारी जो है वो इंसानों में ना फैले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। एक ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैल जाए उसको जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। ये आज की डेट में हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, रिसेंटली अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन था हमारा, उसके चेयरमैन थे, नाम पता है क्या था? बताइए। उनके द्वारा ये बोला गया था कि हेल्थ वाला सब्जेक्ट जो है इसको, ये आज की डेट में हमारे संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में है। कौन सी लिस्ट में है? ये स्टेट लिस्ट के अंदर में है। उन्होंने ये बोला कि यार इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, अकेले स्टेट के बस की बात है नहीं। रीजन आप लोगों ने कोविड-19 देख लिया, अकेला स्टेट के बस की बात थी ही नहीं कोविड-19 को संभाल के चलना। तो इसलिए बोला गया कि इसको हेल्थ को स्टेट लिस्ट में से हटाकर कॉनकरेंट लिस्ट में लेकर आओ। कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब समझते हो? इसको बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर पाते हैं। इससे क्या होगा? दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, वरना इनकी बस की बात नहीं रहेगी। हेल्थ को स्टेट लिस्ट में रखा गया। ये अंग्रेजों के टाइम पर भी ऐसा ही था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, वो बोलते थे कि यार ये हेल्थ वेल्थ ना तुम अपने आप देख लो, अपने लोगों को कैसे हंस-पुस रखना है, हमारा काम है बिजनेस करना, बिजनेस करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। अभी सेम पैटर्न में स्टेट को दे रखा है ये हेल्थ का सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटर के पास में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पर इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हेल्थ की, अगर देश के नागरिक अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो बोला गया कि इसको कॉनकरेंट लिस्ट में निकाल कर डाल दो। ठीक है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था और उस टाइम पर कई सारे ऐसे आर्टिकल भी थे जो मैंने डिस्कस किए थे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। एक और छोटा सा एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब तक हम लोग जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली उसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन रहता नहीं था, पर फिलहाल के टाइम पर जैसी जैसी बीमारी आ रही है तो हेल्थ के बारे में और डिस्कशन किया जा रहा है। तो जब संविधान में आप लोग जाते हो तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं, उसके अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, जिसको आप लोग बोलते हो राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो यहाँ पर राइट टू लाइफ जो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी की लाइफ और लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसको जिंदा रखना है, उसकी लाइफ है, एक अच्छे से उसको लाइफ जीनी है, तो उसकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि हमारे संविधान के अंदर में राइट टू हेल्थ कहाँ पर रखा हुआ है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंदर में रखा हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसी से निकालकर हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तभी तो हम लोग जिंदा रहेंगे। पता चला इन्वायरमेंट में जहरीली गैस घूम गई और हम लोग सारे मर गए।
तो इसीलिए बोला जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा किस पर्टिकुलर आर्टिकल से निकाल कर लेकर आया गया, तो आर्टिकल 21 से निकाल कर लेकर आया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, टॉपिक कुछ और होगा, एग्जामिनर कुछ और पूछ कर बैठ जाएगा, आप लोग बोलोगे यार पढ़ा पढ़ा है सब धरा रह गया। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक तरीके से अपने टॉपिक को तैयार करना। तो इसको एक तरीके से जैसे यहाँ पर अगर चीजें आ जाएंगी, अगर ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि संघवाद का ढांचा इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, दोनों मिलकर अच्छे से काम कर पाएंगे। एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, हमारी 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एनके सिंह, उनके द्वारा क्या बोला गया कि 2025 तक का हम लोगों को क्या करना है, अपनी जीडीपी का 2.5% लगभग यहां पर खर्च करना है हेल्थ के ऊपर, जो कि बहुत कम है यार आज की डेट में। कोविड-19 के चलते थोड़ा बढ़ाया पर लेकिन अब तक भी हम लोग उस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, तो ये याद रखिएगा जो 7वें शेड्यूल में यहां पर अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। और वैसे तो एक और आर्टिकल है, अगर चलो ये आर्टिकल मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है कि हमारे देश में जो भी नवयुवक हैं अपनी हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं शराब दारू सिगरेट पीकर, तो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल आता है जो कि स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप लोग इनको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ये भी कुछ एक मुद्दा है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा, अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताना। अभी आगे चलेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को जूनोटिक बीमारी के बारे में बताया, तो इसी तरीके से तो हेल्थ में सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी चलकर चीजें यहां पर संभल पाएगी। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री के अंदर में अभी जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसने बोला कि भाई साहब एनिमल को भी साथ में लेकर चलते हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ना है। तो इसलिए एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव यहां पर लेकर आगे, किसका इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसके तहत इनका पूरा फोकस रहेगा कि अगर फ्यूचर में ये बोला ही गया है कि एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, मतलब आप लोग इसको देखोगे तो मतलब क्या है इसका हिंदी में कि पशु महामारी तैयारी पहल, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई महामारी आती है जानवरों को लेकर तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है, तो उसका लिए इनिशिएटिव है यहाँ पर। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है जिसमें मिलकर काम किया जाएगा नेशनल और स्टेट लेवल पर। इसीलिए मैंने एनके सिंह जी की बात करी, उन्होंने भी यही बोला कि भाई साहब इंसानों की हेल्थ के बारे में बात आए तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। जब जानवरों की हेल्थ के लिए सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर सकते तो उसके लिए क्यों नहीं काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से ज्वाइंटली यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट करेंगे को अगर कोई आउटब्रेक होता है कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है। तो एक तो ये फोकस दिया गया है। इसी के साथ में क्या किया गया है, ओवरऑल डिजाइन करेंगे कि कैसे सर्विलांस करना है। बीमारी हो गई तो भाई साहब सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कैसे मिटाना है, तो उसमें भी मिलकर काम किया जाएगा, ठीक है। खासकर नेशनल लेवल ने डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन चला रखा है जिसके तहत डेटा को अच्छे से इकट्ठा किया जाएगा और रेगुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये काफी ज्यादा जरूरी है, अगर ये चीजें हम लोग नहीं सुधार पाए तो दिक्कत हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी स्तंभ क्या है, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, चीजें रटने की नहीं होती है। आप लोगों को बता दूं, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोगों को बोलो कि आप लोगों को अपने घर के आगे खड़ंजा चाहिए, ठीक है, आप लोग खड़ंजा बनवाना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिएगा कि भाई साहब पहले तो जो पहले पुराना खड़ंजा है उसको मिटाओ, वहां से हटाओ, उसकी जो ईंट खराब हो गई उनको हटाओ, वहां पे प्रॉपर ला के पहले मिट्टी डालो, एक बाहर से नई मिट्टी डालो, उसके ऊपर में फिर नई ईंटें डालो, ईंटें डाल के फिर सिस्टमेटिक वे में उसको सेट करो, मतलब लेवल बनाकर तब ईंटें बिछाओ वहां पर, तो खड़ंजा तैयार होगा। तो बेसिक चीजें आप लोगों को पता चल गई। तो इसी तरीके से हर एक चीज का कोई ना कोई बेसिक चीज होती है। तो जैसे कोई बीमारी हो रही है तो पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हो कहां रही है, तो सर्विलांस करो, मॉनिटर करो, यानी कि निगरानी रखो उसकी कि हाँ भाई साहब ये बीमारी हो रही है, ठीक है। कोई प्रॉपर मॉडल तैयार करो कि यार अब तो हो गई, कल को हो जाए तो क्या करेंगे। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी यहाँ पर होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। अगर हो चुकी है तो कैसे इन्वेस्टिगेट कर अब सॉल्यूशन निकालना है। पता चला हो गई, मैंने बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बीमारी हो जाए होने से पहले हम लोग सतर्क हो जाएं, सतर्क लोंडा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन वाला काम होगा, फिर क्योर वाली बात आएगी तो बीमारी होगी, इसका मतलब क्योर करो उसको। तो इसके चलते जिस हम लोग इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जिस तरीके से हम लोग रहते हैं उसमें भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक समन्वय बनाना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं, जानवरों को मारते जा रहे हैं। सोचो अगर धरती पे से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन असंभव हो जाए। क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ पर परागकण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो फूल फल बनते हैं, ये सारी चीजें इनमें बहुत बड़ा रोल रहता है उनका। तो इसलिए सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता हो आप लोगों को नजर आएगा।
वैक्सीन डेवलपमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हर एक बीमारी के लिए जरूरी हो जाता है कि बीमारी फैल गई, अब वैक्सीनेशन का होना जरूरी है। मैं दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन हमेशा बीमारी से पहले दी जाती है, दवाई हमेशा बीमारी के बाद की जाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन और इलाज के लिए मेडिसन। तो मेडिसन और वैक्सीन में ही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी के साथ में डिजास्टर रेजिलियंस, यानी कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो कैसे उसको टैकल कर रहे हैं। तो प्रतिरोधक एक सिस्टम आप लोगों को क्रिएट करना है। फंडिंग एक ऐसी चीज है, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। अगर फंडिंग नहीं होगी तो बेसिक चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर तो आगे कोई काम होने वाला ही नहीं है, तो जरूरी है। और एक सिस्टम को रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो मतलब कि ये सोचा गया है, समझ रहे हो आप लोग, यहां पर इनके द्वारा बैठकर इस चीज को प्रॉपर फोकस किया गया है कि अगर कल को भाई साहब कोई महामारी आती है तो इस तरीके से हम लोग को अपने आप को तैयार करना है, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कत हो जानी है। तो ये जो एनिमल प्रिपेयर्डनेस पेंडेमिक इनिशिएटिव है, इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेकर चलने के लिए एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट को वन हेल्थ की कैटेगरी में डालने के लिए कि सबकी हेल्थ एक जैसी होती है, ये सिस्टम आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रहा है। जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को बोला था, किसने दिया नॉर्मली अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि सबको इसके ऊपर फोकस देकर चलना है। पर हमारे देश में जो अभी हम लोग सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसमें कौन काम कर रहा है, मैंने बताया अभी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वो तो काम कर रहा है हमारे वाला। पर इसी के साथ में एक और याद रखिएगा कि जो फंडिंग की मैंने बात की थी, तो वहां पर आएगा आप लोगों का वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहां पर पहले तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये इनिशिएटिव है किसका, आखिर कौन कर रहा है, पहले तो ये बताओ। दूसरा यहां पर ये हो जाएगा कि ये तो कर रहे हैं, चलो फिर आप लोगों को ये बताना है कि एग्जैक्टली यहां पर अगर सही से बात करेंगे तो ये बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा यहां पर मिलकर काम कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। तो इंप्लीमेंट किया जाएगा 5 साल में ये प्रोजेक्ट, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू रहेगा यहां पर अगर बात करेंगे। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर देती हुई नजर आएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट करती हुई आप लोगों को नजर आएगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जहां पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का लगा होता है। पर लेकिन सेंट्रल सेक्टर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सारा का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा होता है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंप्लीमेंट भी सेंटर ही करेगा, इंप्लीमेंट उसको स्टेट करेगा, बस पैसा जो है वो सेंटर देगा, मिलकर दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट हो पाएगा, हमारी वन हेल्थ अप्रोच को लेकर चल पाएंगे। तो इसके चलते इसको रिसेंटली अभी बोला गया कि कुछ राज्य में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सिस्टम यहां पर चल रही है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पॉइंट है ये आप लोग कम से कम जरूर याद रखिएगा। यहां से बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाएगा और पूछ भी लेंगे डायरेक्ट आप लोगों से, फिर बोलोगे यार ये कहां से आ गया। क्या ये पहला प्यार है सरकार का, इससे पहले सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है? नहीं भाई साहब, सरकार पहले भी प्यार कर चुकी है। उन्हें कहते हैं तन्नू वेट्स मन्नू मूवी में कहता है कि पहले भी मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, पहले भी ऐसा फील हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है फिर आगे हैं बड़े मन्नू शर्मा बने घूम रहे हैं बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो, पहले भी ऐसा हुआ है। तो पहले भी ऐसा हुआ है यहाँ पर। नेशनल वन हेल्थ वन मिशन वाली जब हम लोग बात करते हैं, अगर उसके बारे में आप लोग देखोगे उसमें ये चीज़ ऑलरेडी बोली गई है कि हम लोगों को क्या करना है कि ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना है। जब ये पर्टिकुलर नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये एडवाइजरी काउंसिल है, इसने जिसको पीएम यहाँ पर STIAC की 21st मीटिंग में यहाँ पर इसको अप्रूव दिया गया था कि हाँ यार इसको लेकर चल सकते हैं। और फोकस यही है कि जानवरों पर, इंसानों पर और जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उन पर सब पर फोकस देना है। जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाती हैं और इसी के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती हैं। दोनों के लिंक वीडियो के नीचे है, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक लार्ज स्केल पर लॉन्च होना है तो उसमें सबका लगना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचो, घर में एक शादी हो जाती है तो क्या कोई ऐसा है कि बस एक इंसान मिलकर शादी का सारा काम समेट लेता है? मतलब मम्मी किसी में लगेगी, पापा किसी में लगेंगे, घर के जो बच्चे हैं वो किसी और काम में लगेंगे, सबको साथ में लगना पड़ता है, ठीक है। और कुछ नहीं तो कार्ड बांटना, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, एक तरीके से कभी लड्डू बनाने पर लग गए, कभी साफ सफाई पर लग गए, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, दुनिया भर की तमाम चीज़ें चलती हैं। आप लोगों ने नॉर्मली ये चीज़ फील की होगी। इवन जन्मदिन भी हो तो उसमें भी सबको लगना पड़ता है। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं तो सबको लगना पड़ेगा, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये ऑप्शन में दे दिया तो कई सारे बोलेंगे नहीं यार ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि DRDO है, यहाँ क्या करेगा? पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
ये मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। इसमें प्रॉपर वे में जो एपेक्स जो यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी रहेगी, वन हेल्थ एक्शन ग्रुप रहेगा, एक तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा स्पेसिफिक किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। और इसी के साथ में समाज में सब जैसे एनजीओ हो गया, प्राइवेट ग्रुप हो गया, इसी के साथ में मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एकेडमिक यानी कि कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए, G20 या फिर अदर फोरम हो गए, और पब्लिक इंगेजमेंट, तब जाकर हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तब जाकर हम लोग चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे, तब जाकर चीज़ों को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोई एक इंसान बोले कि मैं शक्तिमान हूँ भाई साहब, मैं छड़ी घुमाऊंगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये नहीं हुआ करता। ठीक है, ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, बकवास बात है। तो इससे आप लोग दूरी बनाकर रखिए अगर कोई ऐसी बातें बोलता है। एनिमल एक ऐसा पार्ट है आज के डेट में, जैसा मैंने बोला था आप लोगों को, एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कुत्ते भी आज के डेट में इंसानों के साथ में मिलकर रहते हैं। तो अगर कुत्तों को कुछ हो जाता है, सोचो कितने सारे इंसान जो है बीमार पड़ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में बहुत ही लार्ज स्केल पर एनिमल पाए जाते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर सारे एनिमल में से कोई भी एनिमल, जैसे खासकर जो पालतू एनिमल है, अगर वो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग भी इंप्लॉय हैं, बहुत सारे आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। अगर गांव में आप लोग जाओ तो किसान के परिवार में गाय, भैंस, बैल, ये आप लोग को आराम से देखने को मिल जाता है। शहरों में जाओ तो कुत्ता एक बड़ा ही नॉर्मल है। आजकल बिल्ली वगैरह पालते हैं, कुछ और नई नई चीजें पालते हैं। आप लोगों ने कुछ पाल रखा है तो बताइए, गिलहरी पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है। तो इनको अगर बीमारी लगना स्टार्ट हो गई तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि इंसानों को भी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये एक ऐसा एरिया है, जैसे कि अगर बात करें इसको कई बार तो ऑल्टरनेटिव तरीके से देखा जाता है। एक तो एग्रीकल्चर वाला एरिया हो गया, एक यहाँ पर अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री को अलग तरीके से देखा जाता है कि इन किसानों के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है ये इनकम का। तो ऐसे भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। दूध कौन नहीं पीता आज की डेट में? मुझे लगता है शायद कोई इंसान होगा जो दूध नहीं पीता होगा, तो चाय पीता होगा। अगर जानवरों को बीमारी लग गई तो सोचो, अगर बीमार दूध देने वाला जानवर बीमार हो जाए तो कितने सारे लोग बीमार हो जाएंगे एक मतलब झटके के अंदर ही। तो ये एग्रीकल्चर जो है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है इस तरीके से किसानों के साथ में, तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, देश की इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, और इसी की वजह से दुनिया भर के जो फार्मर इसके साथ में कनेक्टेड हैं, सोचो उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक जरूरी काम है कि कैसे आप लोग कैसे चीज़ों को आप लोग लेकर चल सकते हो। तो बेसिक चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुछ डेटा है वैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं। इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में बात करें तो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री जो पॉपुलेशन है उसके बारे में बात की जा रही है 1.5 बिलियन के करीब। ठीक है, 160 बिलियन के करीब डेयरी इंडस्ट्री मार्केट का साइज यहाँ पर बताया गया, जो कि अच्छे लेवल पर ग्रोथ है इसकी। 50 बिलियन, ये डॉलर की बात चल रही है, पैसों की रोकड़े की। ठीक है, ये मार्केट साइज जो मीट की बात की जा रही है, कितना बड़ी मार्केट साइज है यहाँ पर। और 280 मिलियन है ये फार्मर जो ड्राइव करते हैं लाइव स्टॉक फ्रॉम द, एक तरीके से जो यहाँ जो बेसिकली लाइवलीहुड जो लाइव स्टॉक से इतने लोगों को रोजगार मिलता है। अब ये सोचकर समझो आप लोग यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर जरा सी कोई दिक्कत आती है तो वो दूसरे एरिया को इंपैक्टेड करता है। आप लोग खुद सोचो, अगर आज की डेट में हम लोग क्या करें, इंटरनेट अगर शट डाउन कर देते हैं कहीं पर, तो आज का इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बस जो लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन बैठकर उनको दिक्कत हो रही है। नहीं भाई, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में फूड सिस्टम आप लोगों का इंपैक्ट होता आप लोगों को नजर आएगा, खासकर सिटीज़ के अंदर में। ट्रैवलिंग सिस्टम आप लोगों का इंपैक्ट होता नजर आएगा। जोमेटो, ये सारे फूड वाले हो गए, स्विगी वगैरह, इसी के साथ में आप लोगों का ओला, उबर हो गया, वो सारे इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे। अमेजन वगैरह, ये सारे अपनी जो डिलीवरी सर्विस करते हैं इनको भी ट्रेस किया जाता है। आज के डेट में तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई इंटरनेट के थ्रू, ट्रेन, मेट्रो वगैरह आप लोग इनको देख सकते हैं। बहुत सारा सिस्टम जो है वो जरा सी देर में आप लोगों का रुकता हुआ नजर आएगा। तो जरूरी है इसके ऊपर ढंग से फोकस देकर चलना। ठीक है, बाकी इशू क्या क्या है, अगर लिखने के लिए क्वेश्चन भी आ जाए आप लोगों को तो याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने अभी बात करी, जैसे कोविड-19 के टाइम पर चाइना ने किसी को बताया नहीं, दिक्कत हो गई भाई साहब, अगर वो बता देता तो ऐसे ऐसे भी इशू है। पर अपने देश के बारे में बात करें तो हम लोगों ने ढंग से चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर रखा है कि कौन सा फॉर्मल इनफॉर्मल ढंग से डिवीजन रहे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे नहीं आप लोग कि हाँ एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर है या फिर नहीं है। आप लोग जैसे डोल मडोल रहते हैं, अब की बार रहने दें, दे लें एग्जाम, वो चलता रहता है ना। कई बार एग्जाम के पास में आकर लगने लगता है दिमाग में कि यार अब की बार अच्छी तैयारी नहीं है, नेक्स्ट टाइम देते हैं। नेक्स्ट टाइम कितना तैयार होकर चले जाना, फिर लगेगा नेक्स्ट टाइम देते हैं। यही आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, शानदार पढ़ लिया। ठीक है, इसी के साथ में राइजिंग एनिमल डिजीज, जो मैंने बोला जानवरों को बीमारी हो रही है, इंसानों को अपने आप लग जा रही है। तो जूनोटिक बीमारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लैक ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, जैसे मैंने बताया था मेरे घर में एक भैंस की डेथ हो गई थी। ठीक है, उस टाइम पर एक से एक डॉक्टर आया वहां पर लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाया। तो बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं हम लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और कई बार तो हम लोग उन चीज़ों को देखते भी नहीं है। कल को बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले इंसानों को बचाया जाएगा। कितने सारे गाय, भैंस, बैल जो है वहां पर वो एक तरीके से बह जाएंगे, मर जाएंगे, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, पहले इंसानों को बचा लो। तो कई बार इग्नोरेंस भी यहाँ पर इस तरीके की महामारी लेकर आता है, ये जो बीमारी यहाँ पर आती है।
तो क्या सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है? जब इशू है क्यों नहीं करती यार, सरकार काम करती है। पर लेकिन वही है, सरकार का काम दिखता नहीं है कि सरकार कहाँ काम कर रही है, क्योंकि उसको ढंग से कोई एनालिसिस करने वाला नहीं है, उसको ढंग से कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप घर से रात को लेट बाहर निकलो, अगले दिन ही मम्मी पापा टोक देंगे 1 मिनट में ही, कहाँ जा रहा है बेटा, ठीक है। और लड़की जाए तो भाई साहब उसके ऊपर तो बिल्कुल ही एक तरीके से ना वो पूरा पहरा बैठ जाएगा कि कहाँ जा रही है, इतनी लेट कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो गया, 70 चीज़ें आएंगी निकल निकल कर। पर लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, वोट देकर 5 साल में भूल जाते हैं हम लोग, ढंग से खबर ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए स्कीम तो रहते हैं पर इंप्लीमेंट ही नहीं होती है। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है यहाँ पर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन अगर कोई बोरोवर यहाँ पर लेता है, और क्रेडिट गारंटी देती है 25% की टोटल बोरोइंग की। आप लोग खुद सोचो ये स्कीम है, कितने किसानों को इसके बारे में पता होगा, कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। आप लोग खुद बता दो, एजुकेशन, आप तो एजुकेशन में बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो, आज के डेट में एजुकेशन लोन अगर आप लोग लेते हो तो कितना इंटरेस्ट है उसका पता है क्या आप लोगों को? या फिर एजुकेशन में सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है जिससे आप लोगों को फायदा हो सकता है? बहुत ही कम को एक का दुक्का देखने को मिलेगा। तो अवेयरनेस बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर इसको रिस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है 21 से 25 तक का। तो इसको बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, और इसी के साथ में यहां पर ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जाएगा, यानी कि इस फील्ड में अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको बिजनेसमैन बनाया जाएगा, और इसी के साथ में ब्रीड को भी इंप्रूव किया जाएगा कि एक तरीके से ना कि ये गाय, ये भैंस जो है ये ढंग से दूध नहीं दे रही है, इसकी ब्रीड को इंप्रूवमेंट किया जाए, उसकी अच्छे दूध देने वाली प्रजाति को लेकर आ जाए। उनकी हेल्थ के बारे में बात किया जाएगा, डिजीज कंट्रोल के बारे में, इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलकर काम करें, ठीक है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी है, जिसमें आप लोगों ने देखा था ना कई सारी बीमारियों के बारे में मैंने बात किया था, खुरपका मुंह पका बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था, ठीक है। तो ये बीमारी देखी थी, इसी के साथ में यहाँ पर ब्रूसलेसिस बीमारी के बारे में बात की थी। तो ये कई सारी बीमारी ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, वरना ये जानवरों को जानवरों से डायरेक्ट इंसानों में फैलती नजर आएगी, फिर कहेंगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये नहीं करना है, हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। ये आर्टिकल पूरे तौर पर ये बताता है। इंपॉर्टेंस क्या है इस आर्टिकल की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, खुद देखिए, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच एंड एनालाइज करना है सिग्निफिकेंस क्या है हैंडलिंग द जूनोटिक बीमारी। डायरेक्ट पूछ लेंगे आप लोगों से, भाई साहब जूनोटिक बीमारी के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो उसकी तो वहीं होगी स्वाहा, अब आगे करते रहो जिसको जो करना है, तो कहेगा आहा स्वाहा, हो गया स्वाहा, तो कर लो क्या करना है। तो पहले टॉपिक के बेसिक टर्मिनोलॉजी कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, और फिर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अभी क्वेश्चन देखता हूं, किसने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ इज ए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन मिलकर काम कर रहा है? वर्ल्ड एक तरीके से बैंक, इसी के साथ में यहाँ पर एशियन, जो यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग के हिसाब से क्या सही आंसर होगा? देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे पता चलेगा और कितने अच्छे से आप लोगों ने टॉपिक सुना है। बड़ा ही प्यारा सा है, यहाँ पर बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन। कौन सा इसका कंपोनेंट है ये बता दो आप लोग, सारे कंपोनेंट आप लोगों के सामने, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कम्युनिटी को अवेयर करना है, वन हेल्थ डेटा होना चाहिए, या नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए। सही क्या है बता दो, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना एक बार किसी चीज़ को, तो वैसा मजा आ जाएगा एग्जाम में बैठ करना, दिमाग में आवाज़ ना घूमने लगे मेरी, तो बता देना, पर चीज़ों को करना ढंग से एक बार, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात की जा रही है, तो नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बात की जा रही है कि क्रॉस मिनिस्ट्रियल इफेक्ट, यानी कि एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, अलग अलग मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसको PMSTIC बोला गया, 21 से जो मीटिंग हुई थी उसमें चीज़ें यहाँ पर ये स्टेब्लिश की गई। NOHM यानी कि नेशनल वन हेल्थ मिशन, ये प्रमोट करता है होलिस्टिक इंटीग्रेशन अप्रोच, ताकि डिजीज कंट्रोल की जा सके और प्रिवेंट की जा सके। कौन सा सही है, 1, 2, बोथ या फिर नन, बताइए। अब एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन हो गए आप लोग, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर मजा आएगा। इंडियन लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में बात की जा रही है। ये प्रोवाइड करता है, जो क्या करते हैं बेसिकली एक तरीके से फूड एंड रिवेन्यू फॉर द हाउस होल्ड, क्योंकि आप लोगों को पता है क्या होता है बेसिकली लाइव स्टॉक, जो जानवर होते हैं तो फूड भी होता है, आप लोग उससे बेसिकली खाना होता है एक तरीका, दूध निकाल रहे हैं आप लोग उससे, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के साथ में दूध बेच रहे हैं तो रिवेन्यू भी आ रहा है, ये बोला गया है। ये इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है रूरल एरिया में, ये बोला गया है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, क्या सही है यहाँ पर? तो ये एक तरीका इंश्योरेंस का काम करता है। सोचो फसल बेकार होगी तो क्या होगा, यही काम आएगा, हाँ या फिर ना। अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, डेयरी जो है सिंगल लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी है इंडिया के अंदर में, जो 5% नेशनल इकोनॉमी और 80 मिलियन डेयरी फार्मर डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्टेड है। ये वो डेटा है, इसको डायरेक्ट अगर यूज करोगे ना आंसर राइटिंग में भी, तो एग्जामिनर जो है भाई साहब
उन्हें कहते हैं कि मुरीद हो जाएगा आप लोगों का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबो? तो बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबो। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, इसमें बोला था वर्ल्ड बैंक। अगर और इसको एक तरीके से बनाना होता तो हम लोग इसमें और भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डालते जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हाँ यार यही दे रही होगी, हेल्थ की बात चल रही है ठीक है, तो हो जाएगा फिर काम। तो कौन है वर्ल्ड बैंक यहाँ पर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर डी हो गया। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर किस तरीके से चीज़ों को आप लोग को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया इसको अच्छे से, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना कहते हैं। अब अगर आप लोगों से वन हेल्थ के बारे में कोई पूछ ले, जूनोटिक बीमारी के बारे में कोई पूछ ले, आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से कि कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला था उसके बारे में कोई पूछ ले, आप लोगों से पूछ ले कि आर्टिकल 21 में क्या आता है, या फिर आप लोगों से पूछ ले यहाँ पर और दूसरे से डीपीएसपी के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आप लोगों से पूछ ले, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन और इनिशिएटिव के बारे में सारी बातें बता दी। इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। पर टॉपिक पढ़ना और छोड़ देना उससे कुछ नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना अगर जाओगे तो टॉपिक जो है ऐसे ही धरा रह जाएगा। दुनिया पढ़ के जाती है भाई साहब, सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। अगर रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग भी कर लो उसके ऊपर। इस तरीके से हो गया टॉपिक का पोस्टमार्टम। अब कोई इस टॉपिक के बारे में चाहे आप लोगों से बेसिक पूछे, चाहे स्टैटिक पूछे, चाहे क्वेश्चन पूछे, चाहे आंसर राइटिंग पूछे, इसको तैयार कर लो एक बार, लग के कहानी खत्म। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो बहुत लंबे जाओगे, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब तो अच्छे से पढ़ा है, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। एक बार और देख लो टॉपिक को रिमाइंड कर कभी भी नहीं बोलोगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये था बेसिक टॉपिक, अच्छे से कवर किया एक एक चीज़ के साथ में। ये आर्टिकल में आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जरा आपसे भी तो पूछूं मैं, आप लोगों को किस किस को लगता है कि हमारे देश में जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसी के साथ में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनका गलत इस्तेमाल होता है, यानी कि जो पावर में होता है वो इसका इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए। किस किस को ये लगता है पहले आप लोग ये बताइए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 14 पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या फिर जो भी पावर में रहता है वो क्या करता है, वो इन दो एजेंसी का दबाकर इस्तेमाल करता है अपोजिशन के लोगों के लिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जो सीबीआई है उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये तो एक तोता है, ये तो ढंग से काम करना जानता नहीं है। और ऐसा नहीं कि हवा में ये बात की जाती है, ये इसके पीछे रीज़न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर जो सीबीआई है उनका जितना भी इस्तेमाल हुआ है आज तक का, उसमें 95% जो केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो अपोजिशन के लोग थे, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर ले, चाहे किसी के भी। अगर बात करें यहाँ पर, अगर जो ईडी है, ये ईडी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी इनके द्वारा चीज़ें चेक की जाती हैं तो सारी वो मैक्सिमम आप लोगों को अपोजिशन की पार्टी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी जो एक इरिटेटिंग चीज़ इसकी निकल कर आती है सीबीआई की, कि ये लोगों को अक्सर जो है एक तरीके से कोर्ट के कटघरे में ले जाकर रख देता है, कई बार लोगों को जेल में भी पहुंचा देता है। पर लेकिन कन्विक्शन रेट जो है, यानी कि अगर बात करें जितने लोगों को पकड़ा गया है और उसमें से जितने लोगों को कन्विक्टेड पाया गया है, तो उसमें बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही गैप है। 2014 से लेके 2021 तक कितने लोगों को कन्विक्टेड पाया गया है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या डेटा बोलोगे? यानी कि कितने लोगों के ऊपर दोष सिद्ध हुआ है। अगर 2014 से लेके 2021 तक का डेटा मैं आप लोगों से पूछूं तो एक अंदाज़ा लगाओ कितने में है। मतलब दुनिया भर के लोगों को पकड़ा गया है। पर लेकिन अगर बात करें तो 7 साल में 14 से लेके 21 तक ओनली 23 लोगों को दोषी पाया गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसका गलत उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा तोता है जिसको जो भी पावर में रहता है वो इसका इस्तेमाल करता है। लोगों को अरेस्ट करने में बेसिकली बड़ा इंटरेस्ट रहता है ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए कि हाँ पकड़ कर ले गए, ठीक है। और पॉलिटिशियन जो है अक्सर यहाँ पर इसके कटघरे में मिलते हैं। जो सरकार की बात नहीं माने तो उसको एक तरीके से इसके एक तरह कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बोली कि जो सीबीआई है तो आप लोगों को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट को बोले कि यार इसमें आप लोग इंटरफेयर करो, क्योंकि सेलेक्टिव और टारगेटेड जो यूज़ किया जाता है सीबीआई का, खासकर अगर बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या एक तरीके से बोल सकते हैं इनके द्वारा एक तरीके से अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इन बॉडी के थ्रू।
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से पिंजरे के अंदर में तोता है, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, कितने आप लोग इसको मान रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, पहले तो आप लोग को ये बताना है। इतनी बातें मैंने आप लोग को बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अगर बात करें जो यहाँ पर जो एजेंसी है वो वनरेबल क्यों रहती है, सबसे बड़ी बात क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। यानी कि सीबीआई जो है एक तरीके से उसको केस पकड़ा दिया जाएगा कि भाई साहब जा इस पर्टिकुलर अपोजिशन के लीडर को चेक कर। इन रियलिटी में ये उसकी ड्यूटी है ही नहीं है कि किसी को भी जाकर इस तरीके से चेक करे जब तक कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसके ऊपर कोई शक ना हो। पर लेकिन ये जो लीडर है ये या तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लांछन लगा दिए, तुरंत यहाँ पर सीबीआई के कटघरे में आ जाता है वो। ठीक है, अभी आप लोगों ने कई सारे केसेस रिसेंटली देखे होंगे। अभी अगर बात करें सत्यपाल मलिक साहब का केस है, उनको सीबीआई ले गई जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ कुछ बोला। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये तोता है एक तरीके से पिंजरे का, इसके ऊपर ये बातें यहाँ पर बोली जाती हैं। तो इसको फोकस देकर चलना जरूरी है। मतलब इनके द्वारा लिए गए डिसीजन जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन रहते हैं। जिस तरीके से बॉडी है ये सीबीआई, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इंटरपोल के अंदर में वो सीबीआई ही करती है, और वही सीबीआई देश के अंदर में इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाती है। इसको ऑटोनॉमी नहीं दे रखी है। अगर सीबीआई अपने पर आ जाए तो यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें न करवाए, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। पर लेकिन वही है कि एक तरीके से इसके जो माई बाप हैं वो हमेशा इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी कोई होती नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई होती नहीं है। अगर पावर में कोई एक सरकार है, अगर यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान पकड़ा गया वो गिल्टी था, पर लेकिन जैसे ही वो पता चला सरकार में आकर मिल गया, फिर कुछ ऐसा हो गया, तुरंत उसके ऊपर के सारे आरोप हट गए। तो एब्यूज ऑफ पावर और हरासमेंट ऑफ इंडिविजुअल किया जाता है, वोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बोलते हैं, और जस्टिस डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा सीबीआई की वजह से। यानी कि सीबीआई बनाई गई थी एक बहुत ही शानदार तरीके से कि यार एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो बहुत ही अच्छे से काम करेगी इंडिपेंडेंट तरीके से, पर ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर दिखता नहीं है। तो सीबीआई के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, ये बिल्कुल G20 की तरीके से है। जैसे G20 का कोई अपना माई बाप नहीं है, जहाँ चाहे जहाँ पर जाकर उसकी मीटिंग होती है वहीं उसी देश की झोली में इसको डाल दिया जाता है। ऐसे ही इसका खुद का कोई ऐसा सिस्टमेटिक एरिया नहीं है जहाँ पर इसको कोई पावर देने वाला कोई पर्टिकुलर कानून हो। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है एक 1946 का, उससे बेचारी को इसको पावर मिलती है। इसी के साथ में अगर इसको कुछ इन्वेस्टिगेट करना है, पुलिस चाहिए इसको, तो होम मिनिस्ट्री से ये पुलिस लेकर आती है। आप लोग देख लो अब यहाँ पर इसको जो पहली बार बनाया गया था, मतलब एक तरीके से इसको जो रिकमेंड किया गया कि ऐसा कुछ बॉडी होनी चाहिए, तो संथनम कमेटी का नाम आप लोग याद रखिएगा। उनके द्वारा बोला गया कि सीबीआई जो है वो एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि करप्शन को रोको। पर लेकिन करप्शन को छोड़कर यहाँ पर सीबीआई का जो इस्तेमाल है वो अलग पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलता है। और पुराने समय से ये ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे कुछ ज़्यादा इसका देखने को मिलता है, पुराने टाइम से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कई सारे राज्य जो हैं उन्होंने तो सीबीआई की एंट्री तक बंद कर दी अपने यहाँ। मतलब ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ आप लोग अपना कंसेंट ले सकते हो तो सीबीआई आपके यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इतना बुरा कंडीशन यहाँ पर सीबीआई का निकल कर आ रहा है कि एक तरीके से कि कई सारे राज्य जो हैं वो डर जा रहे हैं और कंसेंट वापस ले रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जब सामने निकल कर आते हैं तो कैसे इस चीज़ को लेकर चल जाए ताकि चीज़ें नॉर्मल रहे। तो इसके चलते ये पॉलिटिकल पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया यार ये मेरा एरिया है ही नहीं है, मैं घुसूंगा तो लोग ये कहेंगे कि ये एक तरीके से एक जो एग्जीक्यूटिव के एरिया में जाकर घुस गई है जुडिशरी। तो कई बार तो ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ पावर के नाम पर भी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सीबीआई टाइम टू टाइम न्यूज़ में आता रहता है, और एक चैप्टर है ये डायरेक्ट अगर आप लोग देखोगे पॉलिटी के अंदर भी। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज की डेट में जिस इंटरनेट के ज़माने में हम लोग रहते हैं, सोचो इसमें से इंटरनेट हट जाए तो कैसा रहेगा। कई सारे लोग कहेंगे सर मज़ा आएगा, ज़िंदगी में शांति की सांस कम से कम देखने को मिलेगी, पर लेकिन इन रियलिटी में बहुत सारी दिक्कतें हो जानी है। आज की डेट में एक ऐसा सिस्टम हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके फ़ायदे भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उन्हें कहते हैं कि हर चीज़ के फ़ायदे हैं। मोबाइल वैसे आप लोगों को गलत लगता है कई बार कि यहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, पर लेकिन अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल से बेहतरीन टूल नहीं है आज के टाइम पर, इतना ज़्यादा इफेक्टिव अगर ढंग से देखा जाए। पर लेकिन हम लोग इतने घुस गए हैं तो हमारा नहीं कि अति किसी चीज़ की भी होए वो बर्बाद करेगी। तो वही बातें हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा को ऑर्गेनाइज कराया गया डिजिटल हेल्थ समिट 2023, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके साथ में मिलकर इनके द्वारा काम किया गया। तो सबसे पहले तो ये हेल्थ वाला टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि हेल्थ जो है वो किस लिस्ट में आता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है।
तो अभी यहाँ पर जो हेल्थ है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट की बात की गई, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया और थीम थी बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूव द हेल्थ इक्विटी, यानी कि पूरा हेल्थ पर फोकस है। और ये आप लोगों को पता है कि जब से कोविड-19 आया तब से सतर्क हो गए हैं सब कि हाँ यार कैसे इसको टैकल करके चलना है। तो डिजिटल हेल्थ समिट जो है उसकी अगर मेजर हाइलाइट्स के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर भी बैठे हैं, आप लोग को अपना इलाज करवाना है तो कम से कम कंसल्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। सोचो गाँव में किसी दूर दराज वाले एरिया में जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर अगर किसी इंसान को इमीडिएटली कोई दिक्कत हो जाए और जिसके लोगों को समझ में ना आए क्या है और हॉस्पिटल भी कहीं दूर हो, तो फिर मांझी मूवी देखी आप लोगों ने, वो उसकी वाइफ जो है रास्ते में जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन आसपास में कम से कम बताई दे कि यार ये प्रॉब्लम है तो कम से कम ये कर लो, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाए, जब तक हॉस्पिटल में इंसान पहुंचे तो कम से कम बच तो जाए। उसका कम से कम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर जो डिजिटल ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशन जैसे नहीं SLV का ऐप है, ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। ओके, तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सही चीज़ है और उसको कैसे आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिए। तो डिजिटल हेल्थ समिट जो है 2023 वो मेजर हाईलाइट क्या है कि हाईलाइट किया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और कैसे यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोनेंशियली यहाँ पर जो मेडिसिन है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पर देखा आप लोगों ने कितने सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से पहुँचा पाए हम लोग, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि डिजिटली हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर कितने सारे लोगों को इवन रजिस्टर करा पाए वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो डिजिटल पब्लिक जो गुड फ्रेमवर्क अगर बात करें तो प्रमोट करता है कि कैसे इंटरऑपरेबिलिटी रहती है, यानी एक दूसरे के साथ में मिलकर काम हो जाना, वो सारी चीज़ें। और इसी के साथ में पर लेकिन कुछ हम नहीं कहते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, पर लेकिन प्राइवेसी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एम्फेसिस है कि कैसे सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम को हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर अभी यहाँ पर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। अभी हमारे देश में डिजिटल जो चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड में WHO भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रमोट करता है आज की डेट में। अगर बात करें जैसे डिजिटल हेल्थ के बारे में मैंने बात की, तो ये एक तरीका मेडिकल डिलीवरी सिस्टम है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इससे सबसे प्यारी बात मुझे पता है क्या लगती है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल। आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार कि हाँ ये जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पर वही शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि ये क्या है, ये है बेसिकली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल, तो ये जरूरी होता है। और इसी के साथ में अगर सस्टेनेबल की बात कर दे तो मजे आ जाए। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो कम से कम हमारे एरिया में हॉस्पिटल हो तो वो एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल हो गया, इसके बाद में अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल तो है पर लेकिन भाई साहब हॉस्पिटल क्या एक तरीके से होटल है, वो उसमें इंसान जाए तो वो एक तरीके से देखे कि यार ये तो लूट लेंगे जाकर, नॉर्मल इंसान पैर ही नहीं पड़ता है उसमें, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरा बात ये होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, जो भी इसको यूज कर रहा है सस्टेन करे चीजें, यानी कि उसकी जब इसकी जेबी काट ले कंप्लीटली बेचारे की। तो वर्ल्ड हेल्थ अगर बात करें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन हेल्थ, जो डिजिटल हेल्थ के बारे में बात की गई 2020 में, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यहाँ पर हुई, उन्होंने बोला कि यार डिजिटल को साथ में लेकर चलते हैं और डिजिटल और इनोवेटिव आइडिया हम लोग लेकर आते हैं, यानी कि डिजिटल का इस्तेमाल कर कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो फायदे क्या क्या देखने को मिले, फायदा तो ये कि डिसेंट्रलाइज हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, मतलब जो दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, अच्छी अच्छी सिटीज में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यहाँ पर, कहीं ना कहीं उसका रिमोट एरिया में भी आज के टाइम में हम लोग चीज़ें पहुंचा सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल कर दवाइयाँ हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाई, पहाड़ों पर भी पहुंचाई, हर जगह पहुंचाई। इसी के साथ में जो पेशेंट है यहाँ पर रूरल और रिमोट एरिया में, वो अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऐप है जैसे प्रेक्टो ऐप, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर से आप लोगों ने SLV का ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल के अंदर में, ऐसे आप लोग SLV वहाँ पर उस पर जाना, प्ले स्टोर पर प्रोक्टो ऐप मिलेगा, आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कभी बोलोगे सर प्रमोशन कर रहे हो, पैसे दिए क्या, प्रमोशन नहीं है, मतलब एक तरीके से मैंने यूज़ किया है तो आप लोगों को बता रहा हूँ, इमरजेंसी में आप लोगों को काम आता है, ठीक है। इसी के साथ में जो एक तरीके से जो किस तरीके से जब चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं तो फायदा क्या होता है कि उन लोगों को भी यहाँ पर सर्विस मिल जाती है और खासकर डेटा इकट्ठा होता है सारा ऑनलाइन। अच्छा ये चीज़ें हैं तो ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाती है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप लोग इसको ढंग से समझोगे, ठीक है।
तो बात की जा रही है पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रमुख उपयोग क्या है, आप लोग इस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हो। मेडिकल एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंस मिल जाता है, इमीडिएटली सेल्फ मॉनिटरिंग केयर मिल जाती है, और ये फार्मेसी बता देगा डॉक्टर की भाई साहब ये जाकर ले लो, वहां से आप लोग जा लेना, या फिर ऑनलाइन आप लोग खरीद लो, आज के डेट में इंटरनेट के थ्रू आप लोग खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल हो पा रही हैं, ये इसीलिए अवेलेबल हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट है यहाँ पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें, मैंने कहते कुछ रंग प्यार के ऐसे भी तो इसके भी कुछ ऐसे ही रंग है यार, आप लोगों को देखने को मिलेगा। एब्सेंस ऑफ क्लियर रेगुलेशन, कौन क्या बेचकर चला जा रहा है और कौन सी कैसी चीजें कौन कौन किस तरीके से उसका फायदा उठा रहा है, कैसे मरीजों को ठगा जा रहा है, इसका एक तरीके से बे इंतहा मेडिकल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जेब काट लेते हैं सामने वाले की खतरनाक लेवल पर। प्राइवेसी मतलब आपका डेटा पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो ये जरूरी है इसके ऊपर फोकस देना। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऐसी ऐसी भी चीजें आ रही हैं कि जो डॉक्टर के इक्विपमेंट रहते हैं, ये माना जा रहा है कि उनमें भी कुछ ऐसी चीजें लगा रखी हैं कि वो डेटा का चोरी करेंगे आप लोगों का, कि इतने सारे लोगों को ये बीमारी है, पता चला ये डेटा कहीं पर भेजा जा रहा है। किसी इंसान को एड्स है, अब वो समाज में उसके बारे में फैला दे कि इसको एड्स है। एड्स छुआछूत की बीमारी तो है नहीं कि एक इंसान को लगा है दूसरे को लग जाएगा, नहीं, गले मिलने से भी एड्स नहीं लगता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, पता चला सबको फैला दिया, लोग उसके साथ में कनेक्टेड नहीं हो रहा है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो गया उसके खिलाफ, तो गलत है। तो प्राइवेसी का भी कई बार हनन होता है कि किसी इंसान को क्या बीमारी है इसके बारे में सबको थोड़ी ना पता होना चाहिए। और जो बड़े बड़े लीडर है ना, कई बार आप लोग सोचो अगर पता होता किसी को मोहम्मद अली जिन्ना को बीमारी है और वो जल्दी ही निपट लेगा इंसान, तो आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान जैसा देश कोई बराबर में बन पाता। पाकिस्तान और इंडिया एक ही तरीके से साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं, वरना आज के डेट में आपस में लड़ रहे हैं, तो दिक्कत आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी खतरनाक होती हैं कि लीडर्स के साथ में तो कोई एक तरीके से इनकी चीजों को छिपा कर रखा जाता है। कई सारे देश में अनस्टेबिलिटी आती है कोई ढंग का लीडर अगर नहीं पड़ जाए तो, ठीक है। कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है फार्मेसी के लिए कि कल को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे सोल्यूशन निकालना है, मतलब कोई रूल और रेगुलेशन है नहीं, नई नई ताजी ताजी चीजें आई हैं तो उसकी वजह से चीजें स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है। पर लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि एक चीज क्या सोल्यूशन निकाल सकती है, तो उसके बारे में है कि हाँ चलो कम से कम एक तरीके से ना होने से कुछ होना अच्छा है, पर लेकिन जब ज्यादा यूज हो जाए तो फिर उसको सुधारना भी अच्छा है। तो कोविड-19 के टाइम पर तो दबाकर इस्तेमाल हुआ इन चीजों का। लिखने के लिए भी आ जाए 10 हेल्थ केयर प्रॉब्लम दैट जो टेक्नोलॉजी कैन सोल्व, यानी कि टेक्नोलॉजी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये तो आंख बंद करके लिख सकते हैं कि वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर कोई नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसे जगह पर भी पहुंच जाना। वो नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ एक डायलॉग होता है, ये बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि यानी कि सूरज, वहां पहुंचे कवि, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ऐसे ही साइलोज इन द हेल्थ केयर वर्ल्ड, साइलोज मेंटेलिटी आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ केयर में, जो कि डिफाइन किया जाता है कि एक इंडिविजुअल माइंडसेट के साथ में कि कोज होता है डिवीजन इनसाइड द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिवीजन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी दूर कर सकते हैं कि एक ग्रुप में वो अलग चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। इशू विद द जो मेडिकेयर एंड द जो एक तरीके से मेडिकल रीइंबर्समेंट, तो ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को होती जो सोल नजर आएगी। एब्सेंस जो सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में मैनेजिंग द मैसिव वॉल्यूम ऑफ द जो पेशेंट नॉर्मली हॉस्पिटल में नहीं होता है, ऑनलाइन तो कोई कितना भी आकर बैठ जाओ। आप लोग खुद सोचो कि यूट्यूब पे कितने लाखों लाखों लोग पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन पे भी इतने सारे लोग जो हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं, करोड़ों लाखों, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफिशिएंसी इन द एरर डेटा शेयरिंग, यहाँ पर सब कुछ डिजिटल फॉर्म में रहता है। लैक ऑफ ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल स्टोर, तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर अगर चीज़ें बढ़ेंगी तो चीज़ें और सुधरेंगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सोल्व कर सकती है इसको। नो अर्ली वार्निंग हेल्थ केयर डिवाइस, ये नॉर्मल नहीं है, पर लेकिन अगर ऑनलाइन है तो आप लोग उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में हेल्थ केयर एप्लीकेशन अगर बात करें उस पर काम किया सकते हैं। स्लो पेस विद अ मॉडर्न सॉल्यूशन, बहुत सारे और सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, मतलब कि जो काम पहले नहीं हो रहा था वो अब हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिए इसीलिए इस फील्ड में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन ये स्टार्ट किया है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कोविन ऐप के बारे में आप लोगों को पता ही है, कोविड-19 के टाइम पे इससे ज़्यादा शायद ही कोई न्यूज़ में आया होगा। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में सबने मिलकर काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे एक तरीके से रेगुलेटर वगैरह सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि व्हाट इज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, तो उसकी वजह से कितने सारे लोगों को फायदा हो रहा है, कहां तक चीजें पहुंच रही है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम जो है मेडिकल जो केयर डिलीवरी का वो यूज़ किया था इन द एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक द ए क्वालिटी ऑफ मेडिकल सर्विस एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल। ठीक है, इसी के साथ में बोला गया कि WHO के द्वारा स्ट्रेटजी के बारे में बात की जाती है कि हेल्थ जो है डिजिटल हेल्थ वो अडेप्ट किया गया 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा जाए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन। तो सही आंसर क्या है? तो अभी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया सारी बातें, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। और हेल्थ के बारे में वो बात आप लोग याद रखिएगा कि कौन करंट लिस्ट में आता है, जो सॉरी स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है हेल्थ, और कौन करंट लिस्ट में बात की जा रही है उसको लाने की NK सिंह जी के द्वारा, जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। तो हेल्थ इज वेल्थ इसी नहीं बोला जाता है, उसके पीछे रीजन है। तो ये बेसिक चीजें, अगर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं हेल्थ के बारे में। लिखने के लिए आ जाए तो कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्ट सबमिट के बारे में पूछ लें किसके द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराई गई है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप लोगों का धर्म है। अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा कब डिजिटल हेल्थ के बारे में बात की गई, क्या क्या सोल्यूशन है, हमारे देश में क्या क्या है, सारी बातें आप लोगों को पता है, और आंसर राइटिंग तो फिर मुझे दे देता है। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना, फीडबैक जरूर दे दिया करो। ठीक है, देश के अंदर में सबसे पुरानी मेट्रो कौन सी है, पहले तो आप लोग ये बताइए। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ठीक है, नहीं दिल्ली मेट्रो नहीं, आप लोगों ने गलत सुना, बात की जा रही है चेन्नई मेट्रो की। नॉर्मली मेट्रो का नाम सुन कैसे लगता है दिल्ली में मेट्रो हो गया यहाँ पर बात की जा रही है चेन्नई मेट्रो के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक है जिसका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यह है सिनगारा चेन्नई कार्ड। तो सिनगारा चेन्नई कार्ड जो है ये किसके साथ में एसोसिएट हो गया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका मतलब क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा सकता है। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, जिसको CMRL आप लोग बोलते हैं, इसने कोलैबोरेशन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर कार्ड लेकर आ रहे हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत में। इसको यहाँ पर सिंगारा कार्ड का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये पार्ट है एक तरीके से मल्टी मॉडल, और जो टिकट जो इंटीग्रेशन का प्लान है, मान लो आप लोगों का ATM है जैसे, ठीक है, तो बोला गया था ना उसी ATM को मेट्रो में यूज कर लो, उसी ATM को बस में यूज कर लो, उसी ATM को पैसा निकालने के लिए यूज कर लो। तो ये ऐसा मॉडल चल रहा है ताकि एक तो प्लास्टिक भी बच सके, और जो इस तरीके से बार बार हम लोग कार्ड यूज कर रहे हैं, कभी कोई सा 70 कार्ड लेकर घूमने पड़ते हैं, तो वो 70 कार्ड वाला फंडा भी यहाँ पर खत्म हो जाए। तो उसके तहत आप लोगों को यहाँ पर ये सिंगारा कार्ड का प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ये जो कार्ड है ये यूज किया जाएगा मेट्रो ट्रेन के अंदर में। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप लोगों को सिस्टम देखने को मिलेगा, या फिर जो बसेस हैं यहाँ पर MTC की बसेस उनके अंदर में, या बाद में जो ट्रेन है उनके अंदर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर अदर मेट्रोज में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ही कोलैबोरेशन वाला फंडा यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इसी के लिए गवर्नमेंट का एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो कार्ड है ये एक तरीके से कैन हैड बी फ्री और प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। आप लोगों ने देखे कई बार सुना होगा, एक बार ऐसी भी बात चल रही थी जब यहाँ पर आधार कार्ड मार्केट में आए कि ऐसा कुछ करो कि इंसान का हाथ जो है वही उसका आइडेंटिटी प्रूफ बन जाए, यानी कि उसकी फिंगरप्रिंट जहाँ भी जाए अपना हाथ रखे और वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें जो हैं खुलकर सामने आ जाए। तो इस तरीके से, लेकिन हर जो एक तरीके से कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, पता चला उसको कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, फिंगरप्रिंट लेकर यहाँ पर बैंक के अकाउंट वगैरह सब कुछ हो जा रहे हैं उधर इधर उधर, तो ये भी बातें यहाँ पर देखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर बातें बोलने की कोशिश की गई कि ठीक है कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना, पर उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखने पड़ेंगे। तो इस प्रोजेक्ट कार्ड को लाने की बात की जा रही है। अगर सरकारी कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है तो ये कार्ड जो है वो निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये अलग अलग जो भी मेट्रो स्टेशन है, जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग रहते हैं अलग अलग मेट्रो स्टेशन है, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है जो इसके अंदर में, जो खासकर चेन्नई के अंदर में, तो उन पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। SBI की ब्रांचेज के थ्रू भी यहाँ पर इसको लिया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर में आप लोग बोल सकते हैं एक प्री लोडेड जो कैश है 100 से लेके 2000 तक का, और 1.8% कमीशन चार्ज किया जा रहा है SBI के द्वारा, क्योंकि अगर सर्विस वो देगा तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में सर्विस देगा SBI, क्योंकि उसको भी अपना एक तरीके से यानी एक तरीके से घर गृहस्थी चलाना है, अपने इतने सारे एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी वगैरह देनी है, तो इसलिए इसका कमीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में बहुत ही पुराना बैंक है। 1955 में यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें फाउंडेड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, इनसे पहले चेयरमैन कौन थे बताइए, और ये हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चेयरमैन का नाम एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इस तरीके के आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा।
डायरेक्ट न्यूज़ है यहाँ पर नेशनल लेवल की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो देश के अंदर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टाइगर सेंसस के बारे में, तो उसमें जो टाइगर की संख्या गिनी जा रही है यहाँ पर, ऐसे ही पहली बार जब कोई चीज़ होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो देश के अंदर में वाटर बॉडीज़ हैं उनको काउंट करने की बात की जा रही है, ताकि पता रहे कि यहाँ पर तालाब हुआ करता था, आज की डेट में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पंचायत बना दी, ठीक है, उसको भर भुरा कर तो वो सारी हरकतें नए देखने को मिले। बहुत सारी तालाब हुआ करते थे, बहुत सारे जोहड़ बोला करते बेसिकली हमारे लोकल एरिया में, तो यहाँ पर उनको भर भर कर लोगों ने अपने घर बना दिए, किसी ने अपना घेर बना दिया, किसी ने वहाँ पर कुछ बना दिया, और ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले कि भरकर उसको किसी ने पुलिस स्टेशन में बना दिया। दृश्य मूवी देखी जा रही है बाकायदा, ठीक है ऐसी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा लेकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 दिन का ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका नाम है यहाँ पर पुष्करालू, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्करालू जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया तेलुगुज कम्युनिटी के द्वारा वाराणसी के, यानी कि आप लोगों को पता है वाराणसी प्राइम मिनिस्टर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें यहाँ पर ये काम किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो गंगा जी की पूजा करते हुए यहाँ पर ये काम देखने को मिला। तो ये तेलुगु कम्युनिटी वैसे अगर बात करें तो आप लोग किस राज्य से देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर में, किस किस को बताइए। मूवी देखिए ना साउथ इंडिया की, ठीक है, बताइए कौन बताएगा, ठीक है आप उन झुकेगा नहीं साला है हाँ कुछ समझ में। चलिए जो भी है, इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया गया सक्सेसफुली ट्रायल ये है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का। BMD क्या है यहाँ पर, यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो अभी यहाँ पर अच्छे अच्छे हमारे द्वारा ये इस तरीके के इनोवेटिव जो एक तरीके से ना एक कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कल को अपने ही देश में हम लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया फ्यूचर ऑफ वर्क एग्जीबिशन अंडर G20। तो एजुकेशन वर्क ग्रुप की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने देखा कल्चर की बात की जा रही है, अलग अलग एरिया में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, वुमेन इंपावरमेंट की बात की जा रही है। तो G20 के थ्रू अलग अलग इस तरीके की मीटिंग निकल कर आ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाई जा सके, ठीक है। और ये कौन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर, ये बताना है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटर कोस्ट जो भी है इसके लिए, तो IIT जो है वो डिस्कवर कर रहा है कैंपस जो इनोग्रेट किया गया चेन्नई के अंदर में। तो देखते हैं कैसे चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर कैथाल, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर में। तो यहाँ पर स्टेट लेवल प्रोग्राम था जो कि आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, जो एक तरीके से धाना भगत, तो ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी आप लोगों को देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर ये सेलिब्रेशन देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हल्का से याद रखिएगा। इंडिया की जो रियल GDP है उसका ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट देखने को मिला 4.9, ये ICRA के द्वारा बताया गया। ये सब चलता रहता है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पर पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन स्काई, और इसी के साथ में साइन किया जा रहा है कॉमन एग्रीमेंट। तो देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। ओपन स्काई क्या है, आप में से किस किस को पता है? पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि यूरोपियन ने पूछा है इंडिया से कि इम्प्लीमेंट की जाए। तो हमारी एक पॉलिसी है, ये हमारी 1982 में पॉलिसी लेकर आए थे हम लोग, बेसिकली ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कोई एक्सपोर्टर है अगर बाहर से कुछ लाकर हमारे देश के अंदर में बेचना चाहता है तो उसको एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस पॉलिसी के तहत में जो फॉरेन एयरलाइंस होती है या फिर एसोसिएशन होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी हमारे देश के अंदर में, तो उनको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 1990s में ये पॉलिसी हमारे देश के लिए आई थी, तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें कंटिन्यू रहे। ITC जो है उसके द्वारा बीट्स कर दिया गया HDFC को, तो बिकम द 7th लार्जेस्ट फिल्म बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब तक जो है ये HDFC यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो इसको बीट कर कर यहाँ पर अभी जो है ITC जो है वो आगे निकल गया है। देखो मार्केट में ना कोई भी अगर एक तरीके से कंपटीशन जो चलता रहता है ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि आज कोई और है तो कल को कोई और होगा, हर टाइम एक जैसा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, उसके चक्कर में सर्विस बड़ी अच्छी मिलती रहती है। तो अगर सर्विस अच्छी मिलती रहेगी लोगों को तो और क्या चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये चलता रहता है मार्केट में कौन आज के दिन में कमांड किया है। एक साइड पे अंबानी था, फिर अदानी और फिर से अंबानी है तो ये चलता रहता है, ये सब कंपटीशन है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर RBI के द्वारा इंडियन फॉरेन रिजर्व जो है उसके बारे में डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी फिलहाल कितना हो गया है, यहाँ पर 586 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
पीएम गति शक्ति के बारे में बात की थी मैंने, एक तरीके से इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसको पीएम अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें मैंने बोला था कि एक तरीके से जो देश के अंदर में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नहीं एक तरीके से पोर्ट वगैरह उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। याद आ रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइम पर। तो ये एक तरीके का आप लोग समझ सकते हैं। इसके तहत में यहाँ पर जो बेसिकली देश के अंदर में जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको ढंग से यूटिलाइजेशन करने की बात यहाँ पर की गई थी। तो इसी के तहत यहाँ पर ये सारे काम किए जा रहे थे। और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जिसको बोलते हैं NMP, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था नेशनल मास्टर प्लान। तो नेशनल मास्टर प्लान था एक अप्रोच करने के लिए होलिस्टिक प्लानिंग की कैसे कैसे अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जा सके और इंप्रूव किया जा सके कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक जो है उसको ढांचे को बढ़ाया जा सके, एयरपोर्ट डेवलप वगैरह, वो सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। तो इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डाउट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल की कुछ न्यूज़ है। रसिया और इंडिया का याराना इतना गहरा हो गया कि इनका जो टारगेट था $30 बिलियन का व्यापार 2025 तक पूरा करने के लिए, वो भाई साहब अभी से ही पूरा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब दबाकर दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है। इसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको मिर्ची लगी हुई है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 230 मिलियन दिए गए हैं फ्लड रिहेबिलिटेशन, यानी कि बांग्लादेश के अंदर में बाढ़ देखने को मिल रही है। तो बाढ़ की वजह से चीज़ों को एक तरीके ना खराब हो गई है, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। तो मार्च 2023 में डिक्लाइन हो गया है यहाँ पर 29 मंथ लो। तो ये अच्छी बात है, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर रजिस्टर किया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड 2,40,000 करोड़। नॉर्मली रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग बिना टिकट के यात्रा करते थे, पर अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि रेलवे जो है वो थोड़ी प्रॉफिट में चले। बांग्लादेश ने इशू की है 5 पॉइंट की गाइडलाइन ताकि लिमिटेड इंपोर्ट किया जा सके फिल्म मेड इन इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। एक तरीके से फिल्म मेड इन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से अपने वाली पर फोकस किया जाएगा, वरना अपने वाली लोगों ने देखनी बंद कर दी है। हमने जैसे एक तरीके से हॉलीवुड मूवी पे दुनिया टिकी रहती है आज की डेट में, तो वही कंडीशन है। पर हमारे देश के अंदर में साउथ इंडिया जब से उभर कर आई है इंडस्ट्री, तब से बॉलीवुड से तो मन हट गया है कि नहीं, आप लोग बताइए आज के डेट में क्या कंडीशन है। अभी देख लो, किसी का भाई किसी की जान, मतलब जान निकाल दी मूवी की, कुछ भी बनाओ बस उठा के। किसको कैसी लगी मूवी। ये एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है और खुद हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूएई जो है वो सेकंड मोस्ट इंपोर्टर हो गया, एक तरीके से सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन हो गया है इंडिया के लिए, ठीक है। ये पहले अगर बात करें, यूएसए पहले पर है, यूएई सेकंड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जिसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसके बारे में बात की जा रही है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 6% से यहाँ पर बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। नीदरलैंड ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को एक तरीके से, और इसी के साथ में थर्ड स्पॉट पर आ गया ओवरऑल एक्सपोर्ट की कैटेगरी में। यूएई जो है वो रैंक थर्ड है अमंग द इंडिया इंपोर्टर सोर्स में भी अगर बात करेंगे, आफ्टर चाइना और रसिया। तो ये 3 टॉप खरीदना और बेचने की बात की जा रही है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोग के लिए बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जब न्यूज़ रहती है इस तरीके से, तो आप लोग याद रखिए, खासकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आप लोगों से और भी कई सारी बातें डिस्कस की थी कि देश के अंदर में इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर। तो बेसिक चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, बांग्लादेश जो है आज की डेट में मतलब कहने के लिए अलग देश है एक तरीके से, पर इन रियलिटी आज की डेट में कनेक्शन बहुत अच्छे हैं हमारे, खासकर जब पाकिस्तान के साथ में नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर वहाँ पे कुछ होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे देश के अंदर में न्यूज़ बन जाती है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है जफरुल्लाह चौधरी। तो जफरुल्लाह चौधरी हैं वेटरन लिबरल जो वार फाइटर थे, लेजेंडरी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट थे, जो कि रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है ढाका के अंदर में। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अभी ये न्यूज़ में आए हैं, ठीक है। इनके द्वारा रमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहाँ पर जीता गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1985 में। राइट जो लाइवलीहुड प्राइज 1992 में इनके द्वारा जीता गया। इसी के साथ में 1971 में इनके द्वारा लेफ्ट कर दिया गया मेडिकल स्टडी इन यूके में और ज्वाइन कर ली गई थी लिबरेशन वॉर बांग्लादेश के अंदर में देश को आज़ाद कराने की, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उस टाइम पर देश की प्रधानमंत्री कौन थी आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। बताए तो हो गए वैसे आगे चलते हैं। यहाँ पर ये थे पर्सनैलिटी, अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये भी यहाँ पर हमारे बीच में नहीं रहे और ये भी बीच में नहीं रहे, तो पर्सन इन न्यूज़ में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, ये है केशव महिंद्रा, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी आप लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, केशव महिंद्रा 99 की एज में मुंबई में जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो चेयरमैन सर्व किए 1963 से 2012 तक का, आप लोगों को पता है। आज की डेट में चेयरमैन कौन है बताइए। तो यहाँ पर इनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब एक तरीके से ना डूब कर काम करने वाली बात होती है, ठीक है। तो उस तरीके से इनके द्वारा काम किया गया। तो इनको यहाँ पर देखिए, जब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लोग अच्छे से काम करते हो ना, आप लोग को अपना देश नहीं दुनिया आप लोग को रिकॉग्नाइज करती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंसान शानदार तरीके से काम करता है, एक तरीके से वो कई बार ना एक तरीके से दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उस काम में इतना डूब जाता है इंसान। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया गया था इनको 1987 में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सेविलियर डी ऑर्डर नेशनल डी ला लेजन ऑनर, ठीक है। तो एक तरीका ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, ये हमारे देश के जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मिला, ठीक है। इनके द्वारा फोर्ब्स जो एक लिस्ट है यहाँ पर, इसमें भी इनके द्वारा एंटर किया गया रिचेस्ट बिलियनर, ये आप लोग देखते हैं 2023 में, तो 1.2 बिलियन वर्थ के साथ में, पर अब हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। आज की डेट में कौन है चेयरमैन यहाँ पर, आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को याद है, देखता हूँ कौन बताता है। स्पोर्ट के बारे में कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का, उसको कंप्लीट हो गया 5 साल। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर जो है इसके द्वारा बाहर निकाल कर लाए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो कहाँ पर होने वाली है, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे क्या पता चलता है तो इंडिया के अंदर हो रही है, इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था, चेन्नई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्टगर्ट ओपन के बारे में। ये टेनिस जो है वो जीत लिया गया किसके द्वारा, ये आप लोगों के सामने है। इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इनका नाम है इगा स्टोवेक, ठीक है। तो यहाँ पर हराया गया है आर्यन सबलेका को, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ लेता है, पर्सनली न्यूज़ में भी आ सकता है कि कौन है यहाँ पर ईगा स्वेटेक, तो आप लोग इनका नाम याद रखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, कौन बनेगा करोड़पति के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, अब तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और इन सबको मिलाकर बताना कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। कौन सी आर्म फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, तो RPREX 2023, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी। सही आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। बोला गया कौन सी कंट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया डग नेम, ये डग नेम जो है ये है यहाँ पर एक्सलेजीन, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर ये इमरजेंसी थ्रेट के लिए किसके द्वारा यहाँ पर ये लाया गया है, ठीक है। तो ये है साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया या फिर USA। वैसे एक्स यहाँ पर साइलेंट होगा, इसको जाइलेजीन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी देश से रिलेटेड है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। अंबेडकर जयंती जो है वो किस दिन में ऑब्जर्व की जाती है, 10, 12, 14 या 16 अप्रैल, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ए हेल्प प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट है सलोनी रिवर, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं, ठीक है। हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप लोगों ने सुना होगा, उसका पार्ट भी है। और यहाँ पर जो हैदरपुर है ये मैनमेड लेक है जो कि फॉर्म की गई थी 1984 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 47th रामसर साइट है कंट्री के अंदर में, जो कि जो स्टेट के अंदर में 10th नंबर की है। 2021 में यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया। 2020 में फर्स्ट जो हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिला, ये रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया था पहली बार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और भी अगर रामसर साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कई सारी और भी रामसर साइट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन के जाइलिन के बारे में आप लोगों से बात की, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है भीमराव अंबेडकर जी की याद में। इसी के साथ में ए हेल्प के बारे में बात की जाए तो उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये CSAT है, ये CSAT आप लोग देखें यहाँ पर, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर 15 हो गया यहाँ पर। बाकी जो भी क्वेश्चन बताए गए उनके भी एक्सप्लेनेशन आप लोग रहते हैं। तो PDF जब आप लोग डाउनलोड करते हो ना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। और हिंदी और इंग्लिश में सारी चीज़ें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए कुछ शब्द अंग्रेजी के आप लोगों को बताता हूँ जिससे आप लोग और अच्छी सी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ये वोकैबुलरी है, NDA, CDS, SSC बैंकिंग में बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को पहुँचाती है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है रिक्लेमेशन। तो इसका मतलब होता है उदार,
ठीक है। एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके से ना जो पुण्य करने वाला भी आप लोग बोल सकते हैं। तो किसी को एक तरीके से उस तरीके से ना एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना किसी चीज़ से रिकवरी करने में, वो सब चीज़ें आप लोग तो ये शब्द यूज़ कर सकते हैं। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि सख्त लोंडा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्यूरिटेनिकल। इसका मतलब है सख्त मतलब नैतिक, अपनी जो पर्टिकुलर उसकी जो एक ज़िंदगी की जो नहीं कहते एक असूल है उस पर टिके रहने वाला भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन, तो प्यूरिटेनिकल वर्ड आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है, कहीं आ जाए तो ये लगेगा पता नहीं क्या आ गया। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है वांट, मतलब अपनी बड़ाई करना। कई बार ना कई सारे लोग जो है अपनी सेखी मारते रहते हैं, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, भाई साहब पहाड़ पलट दिया मैं ना, एक तरीके से क्या कहते हैं मांझी हूँ मैंने तो पहाड़ तोड़ दिया। तो ये है अपनी बड़ाई मारना, डींगे हाँकना, ठीक है। कहते हैं निकल लो भाई साहब स्टार्ट हो गया बंदा ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कंडोन, ये होता है माफ़ कर देना। कॉन्डोलेंस नहीं कहते कई बार एक तरीके से, तो कंडोन है माफ़ कर देना, ठीक है। तो आप लोग एक तरीके से कभी भी कोई ऐसा इंसान लगे कि जो इसकी हरकतें ऐसी हैं कि अंदर से इरिटेट करने वाली, उसको माफ़ कर देना चाहिए कि ये बीमार आदमी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं लापरवाही में नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। तो कर्सरी होता है लापरवाही, सब चीज़ें आराम से करो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो बताना, इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहना और आगे बढ़ते जाना। ज़िंदगी आप लोग के हिसाब से चलनी चाहिए, आप लोग की लाइफ है, किसी और के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि सुधारनी भी आपनी है, बिगाड़नी भी आपनी है, फ़र्क भी आपको ही पड़ेगा। सामने वाले आकर मज़ा लेकर चले जाएंगे, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग की लाइफ है, अच्छे से आप लोग को एंजॉय करनी है। तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो बताना। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके जाना, या फिर एप्लीकेशन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और क्विज़ किस किस ने अटैम्प्ट किए, कल 2 क्विज़ अपलोड किए गए थे, तो बताएगा किस किस ने उनको एंजॉय किया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।